हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉर्क इंस्टीट्यूट, जहां आज आपको मैं अनु गुप्ता मैम पढ़ाने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है अपना ग्रेविटेशन। उसमें आज हम लेक्चर नंबर 4 पे आ चुके हैं। और आज किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। यस, पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि आखिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, और इसी के साथ साथ कई सारे अच्छे अच्छे हॉट क्वेश्चंस भी हमने देखे, और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस भी हम लोगों ने बात कर ली थी। राइट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर क्या वो वैल्यू चेंज भी हो सकती है? क्या वो कुछ और भी हो सकती है? तो यस, वो डिफरेंट हो सकती है, और उसी के बारे में आज का लेक्चर है कि आखिर किन किन पैरामीटर्स पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि जी की वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस बारे में। और जैसे ही हम ये पढ़ लेंगे, उसके बाद एंडिंग में फिर से करेंगे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चा ये लेक्चर देखने से पहले अगर आप लेक्चर नंबर 3 देख लेंगे ना, तो आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से और क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए देखो। तो हमने क्या पढ़ा था ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, कि अर्थ जो है ना, वो किसी भी बॉडी पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, और कुछ फोर्स से उसको नीचे खींचती है ना। तो यानी कि उस पे हम एक तरह से क्या कहते हैं, एमजी इज एक्टिंग। एमजी फोर्स उस पे लग रहा होता है, और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आता है, उसे ही हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बुलाते हैं। राइट, विच वी रिप्रेजेंट विद स्मॉल जी। और अगर हम इसके एक्सप्रेशन की बात करें, तो मास और रेडियस के टर्म में इसका एक्सप्रेशन होता है gm/r²। इसी में हमने मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू डाली, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू डाली, तो हमें अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अलग प्लैनेट्स पे अलग होगा, क्योंकि मास अलग होगा और रेडियस भी अलग होगा। इसी के साथ हमने जी का एक्सप्रेशन देखा था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आल्सो, व्हिच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई रो जी आर। ठीक है, यस। तो अब हमारा काम ये है ये जानना कि जो वैल्यू है 9.8, इज इट फिक्स और डिफरेंट? तो ध्यान से सुनिए, ये वैल्यू एक्चुअली बदलती है ना। ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है, और ये बात किस बात पे डिपेंड करती है? 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, पहला, शेप ऑफ द अर्थ। देखो, हमने क्या है ना, अभी तक कंसीडर किया हुआ था हर जगह पे कि जो शेप है अर्थ की, वो हम कैसे मानते थे, स्फेरिकल। बट इन रियलिटी दैट्स नॉट स्फेरिकल, है ना। अर्थ का शेप कैसा होता है? इट्स अंडाकार, ऐसा बोलते हैं ना, ओवल शेप। तो बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, जी की वैल्यू अलग आती है। तो पहला तो हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे कि जो अर्थ है ना, जैसे मान लो यहाँ पे हम बात करते हैं, सो व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ पे है ना, ये अर्थ सरफेस पे वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाने लगते हैं, धीरे धीरे ऊपर ऊपर ऊपर, जैसे कि कुछ बिल्डिंग्स में, बुर्ज खलीफा, माउंटेन्स, इतना दूर धीरे 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 हाइट बढ़ाते रहते हैं, तो जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? ये हमें जानना है कि जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हाइट, मतलब विद हाइट। तो एक तो हम ये बात करेंगे, है ना, ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम मान लो हम डिग करके, मान लो हमने अर्थ को क्या किया, खोदना शुरू कर दिया, डिगिंग 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 डिगिंग, तो जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं, सरफेस से नीचे जाते हैं डेप्थ में, तो जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे। और उसी के साथ हम क्या देखेंगे, रोटेशन ऑफ द अर्थ। सुना है पहले कभी कि अर्थ के घूमने की वजह से भी, अर्थ के घूमने की वजह से भी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इतनी होती है, या ये चेंज हो सकती है, कहने का मतलब चेंज हो सकती है ना, जी की वैल्यू चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, समझ में आ गया किस किस बारे में बात करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की, दैट इज ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलो।
देखो, अर्थ का ना शेप ना कुछ आपको ऐसा होता है, आप देखोगे ना तो ऐसा कुछ शेप मिलेगा। तो क्या आप जानते हैं इधर क्या होता है? अर्थ में यहाँ पर इसको क्या बुलाते हैं? दिस इज समथिंग कॉल्ड इक्वेटर, है ना? और यहाँ पे क्या होता है? पोल्स। तो अर्थ का अगर ऐसा शेप है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक मैं कह सकती हूँ दिस इज द रेडियस ऑफ इक्वेटर, तो इसको लिख लेते हैं आर ई। और ये क्या है? रेडियस ऑफ पोल, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। गॉट इट? अब थोड़ा सा याद करते हैं किसको? फॉर्मूले को। G इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। देखो कैपिटल G सेम, मास ऑफ द प्लैनेट इज सेम, लेकिन जो रेडियस है सेंटर से अगर हम बात करें इन द केस ऑफ इक्वेटर तो वो इतना है और पोल के केस में इतना है। डायग्राम देख के क्या आपको समझ में आ रहा है किसका ज्यादा है? इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है, पोल्स का कम है, ठीक है ना? अच्छा यहाँ देखो, रेडियस जो है ना वो डिनोमिनेटर में है, तो यानी कि अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो जी की ये वैल्यू कम होगी। समझ रहे हो ना बात को? बिकॉज दिस इज इनवर्सली, तो जहां आर ज्यादा है वहां जी कम है। तो रेडियस किसका ज्यादा है? जैसा कि हम देख सकते हैं रेडियस इक्वेटर का ज्यादा है और पोल्स पे पोल्स वाला कम है। तो इसका मतलब हम यहां से क्या कंक्लूड करते हैं? इसका मतलब जो जी है कहां पे? इक्वेटर पे, वो कम है कंपेयर टू पोल्स, है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर इज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द पोल्स। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो हम कहते हैं ना दिस वैल्यू इज 9.8 एंड ऑल, और अर्थ सरफेस पे 9.8 ही रहती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इक्वेटर पे वैल्यू होती है कम और पोल्स पे होती है ज्यादा। इनफैक्ट हम कह सकते हैं इक्वेटर पे मिनिमम होती है और पोल्स पे मैक्सिमम होती है। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। तो समझ में आया? शेप ऑफ द अर्थ की वजह से हमने कैसे बात करी? G इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर एक्सप्रेशन को यूज करोगे तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G। R जिसका बड़ा होगा G उसका छोटा हो जाएगा। क्लियर? ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बदला है? नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यू टू दी हाइट अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, चलो, ड्यू टू द हाइट अबव द अर्थ सरफेस। देखो ध्यान से, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ ना अर्थ सरफेस पे अगर हमने वैल्यू को देखा दैट इज जी, है ना? तो हमारा ये सवाल है कि अगर मान लो हम अर्थ से सरफेस से थोड़ा ऊपर चले जाएं, मान लो हम लोग चले जाएं 80th फ्लोर पे, 100th फ्लोर पे, या फिर हम माउंटेन्स चले जाएं, माउंटेन्स के ऊपर, तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बदलेगी? अच्छा, बदलेगी। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, कम कि ज्यादा? एक्सेलरेशन कम हो जाता है कि ज्यादा हो जाता है? एक्सेलरेशन कम हो जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हम ऊपर जाते हैं तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तभी तो आप सोचिए ना, कुछ एग्जांपल सोचते हैं, तभी तो सोचिए जब हम लोग माउंटेन्स पे जाते हैं तो हमारा क्या करने लगता है? नोज ब्लीडिंग होने लगता है ना? और साथ में हम लोग कहते हैं वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, ऐसा बोलते हैं ना? तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जी की वैल्यू कम हो जाती है वहां पे, ठीक है ना? एंड दैट इज वाई ऑल दीज थिंग्स हैपेंस। कहते हैं कि वहां पे हमारे जो खाना होता है वो भी कच्चा रह जाता है, राइट? इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब क्यों है? बिकॉज जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते रहते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो एच की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जी डैश कम होगा कंपेयर टू जी। सो वी कैन से दैट जी डिक्रीजेस विद हाइट। जी डिक्रीजेस विद हाइट, ठीक है? ओके, ना इसके लिए ना एक वैसे एक्सप्रेशन है, यू वांट टू नो द एक्सप्रेशन? एक छोटा सा, मैं आपको एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है? जिस बच्चे को चाहिए कि हाँ मैम थोड़ा फॉर्मूला वॉर्मूला बता दो, तो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ कि यहाँ पे हाइट वाला कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। बाकी इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो जब हम ओलंपियाड वाली क्लासेस करेंगे ना उसमें मैं आपको करा दूंगी, ठीक है? एक्सप्रेशन की क्योंकि अभी एनसीईआरटी लेवल पे जरूरत नहीं है, तो हाँ, लेकिन फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज हम याद रख सकते हैं क्या, कि जी डैश क्या होगा? जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है? ये एक्सप्रेशन रहेगा। तो आप यहां से देख सकते हो, देखो, यानी कि ये फैक्टर अगर बड़ा हुआ, देखो ध्यान से, हाइट ज्यादा हुई, हाइट धीरे धीरे बढ़ी, तो ये वैल्यू
कम हो जाएगी, है ना, ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा था? तीसरा तीसरा फैक्टर कौन सा है? तीसरा फैक्टर है डेप्थ। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करें कि यहां पे मान लो g है वैल्यू, ठीक है ना, तो अगर मान लो हम कुछ नीचे चले जाए, मान लो डेप्थ d पे चले जाए, फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, फ्रॉम दी अर्थ सरफेस डेप्थ d पे चले जाएं, तो अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, क्या लगता है आपको? जब हम अर्थ से ऊपर गए तो g की वैल्यू कम हुई, अब हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाएंगे तो g की वैल्यू कम हो जाती है। दोनों ही केसेस में बेटा g की वैल्यू कम होती है। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि यार जब अंदर जाते हैं ना तो g की वैल्यू बढ़ती है, बट दैट्स नॉट ट्रू। अर्थ के अंदर जाने से भी तब भी g की वैल्यू कम ही होती है, ठीक है। इसका मतलब g की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है? दैट इज ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में भी कहाँ पे सबसे ज्यादा है? पोल्स पे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि g की सबसे ज्यादा वैल्यू है सरफेस पे। सरफेस में भी कहां पे है? पोल्स में। ऊपर जाओगे कम होगी, नीचे जाओगे तो भी कम होगी। सो हियर वी कैन सी दैट g डिक्रीजेस विद डेप्थ, ठीक है। g क्या होगा? कम होगा। एक्सप्रेशन जानना चाहते हो? ओके, चलो, इसके लिए एक्सप्रेशन यूज होता है g डैश इक्वल टू g 1 माइनस डी बाई आर, है ना। तो g जो वैल्यू है दैट इज ऑन द अर्थ सरफेस। वहीं अगर हम g डैश की वैल्यू बात करें तो बेटा यहाँ पे g डैश है ये, कि यहाँ पे अगर आपको निकालना हो तो। और d का ध्यान रखना, d इज द डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सेंटर से नहीं लेना है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो डिग हम कर रहे हैं, मान लो डिग करते 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 कहाँ पहुंच जाए, लेट अस सपोज हम डिग करते करते सेंटर ऑफ द अर्थ पे पहुंच जाए, यहाँ पे, फिर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, बताओ। देखे निकाल के, चलो हमारे पास एक्सप्रेशन भी है, मैम ने तो मैं एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, इससे ही निकाल के देख लेते हैं ना। देखो, अगर खोदते 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 हम लोग डेप्थ कहाँ कितनी बना दे, आर के इक्वल, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल, फिर देखो क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे g 1 माइनस आर बाय आर डाल सकते हैं, सही बात है। r बाय आर क्या होता है? r बाय आर 1 होता है, तो g डैश इज g 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ हो जाता है 0। 0, यस, ये याद रखना। देखो मैंने एक्सप्रेशन से आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया है कि ये 0 हो जाता है। और पता है क्या, अगर सेंटर ऑफ द अर्थ पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील नहीं होती है तो हमें क्या फील होता है? वेटलेसनेस, या द फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है। वेटलेसनेस के बारे में थोड़ा नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको मास एंड वेट के बारे में कराऊंगी ना, तब और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g becomes 0, ठीक है। द वैल्यू ऑफ g becomes 0, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ जो होता है, ठीक है ना, अर्थ ये ना, इसकी एक ना रोटेशनल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ये इसके अबाउट घूमता रहता है ऐसे गोल गोल, ठीक है ना। पढ़ोगे आप इसके बारे में कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या होता है, घूमता रहता है अर्थ। तो हम ऐसा कहते हैं कि अगर ये अर्थ मान लो घूमना बंद कर दे या फिर इसकी स्पीड पे फर्क पड़े तो क्या होता है? सो अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर दे तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आपको, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग देन g इंक्रीजेस। और थोड़ा स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ना, तो पोल्स है ना, पोल्स पे तो नहीं इंक्रीज करती, बट यस इक्वेटर पे ये वैल्यू इंक्रीज करती है, करेक्ट, ठीक है। सो फाइनली व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स, देखो ध्यान से, तो देखो ये हम लोग कंक्लूड करेंगे कि
जैसे मान लो यहां पे वैल्यू क्या है, जी पी, ठीक है ना, जीपी। अब अगर आप ऊपर जा रहे हो यहां पे तो जी डैश क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अंदर जा रहे हो, डेप्थ पे जा रहे हो तो जी डैश डिक्रीज करेगा। सेंटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है ना, ये सारे केसेस में आपको कंक्लूड करा रही हूं कि बेटा यहां पे अगर वैल्यू जी है ऑन द सरफेस तो ऊपर जाओगे तो कम हो जाएगी, नीचे जाओगे तो भी कम हो जाएगी, सेंटर पे जाओगे तो 0 हो जाएगी। अच्छा यहां पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी ई, इक्वेटर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर इज लेस देन ऑन दी पोल्स, ये भी हम ध्यान रखेंगे। गॉट इट? ठीक है, क्लियर? ये कंक्लूड कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग एक ग्राफ देखेंगे जी वर्सेस आर का। मतलब हम ये कह रहे हैं यार, हमने जो जो भी पढ़ा ना उसके हिसाब से थोड़ा अगर समझने की कोशिश करें तो जी का अंडरस्टैंडिंग अगर हम बिठाएं कि भाई जी कैसे वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी कर रही है फ्रॉम दी सेंटर। ध्यान से देखो, हम यहां से बात करेंगे, ठीक है ना, सेंटर से। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे जी की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है ना। तो ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे हम ग्राफ, जी और आर। आर क्या बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, है ना। तो अच्छा यहां पे मैंने क्या बोला था, सेंटर पे जी की वैल्यू को क्या लोगे, 0। यानी कि हमारा जो ग्राफ है यहां पे क्या शुरू होगा, यहां से शुरू होना चाहिए ना ग्राफ, क्योंकि जी की वैल्यू क्या है, 0। डिस्टेंस कहां से लिया हमने, सेंटर से, तो यहाँ पे जी की वैल्यू 0 है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहे थे तो जी कम हो रहा था, नीचे से ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो देखो हम कह रहे हैं कैसे बढ़ती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे बढ़ती है, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बट बेटा ये भी कब तक होता है, ये तब तक होता है जब तक कि हम कहां नहीं पहुंच जाते, टिल द सरफेस। यानी कि जब तक आर कैपिटल आर के इक्वल नहीं हो जाता, जब तक हम अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच जाते तब तक जी धीरे 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 बढ़ता है। और फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती है, और वो भी पता है कैसे होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए, दैट शुड बी हाइपरबोला। देखो इसको बोलते हैं हाइपरबोला ग्राफ, ये देखो आगे देखो ऐसा। सो दैट काइंड ऑफ शेप यू विल गेट, समझ गए? तो ऐसे हम जी वर्सेस आर का ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? ओके तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। स्पेशली हमने क्या पढ़ना था, फैक्टर्स पढ़ने थे। वो फैक्टर्स हमने पढ़े कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, मैंने तो आपको एक्सप्रेशंस तक बता दिए, और उसी के साथ हमने ग्राफ की भी बात करी, जी वर्सेस आर का ग्राफ कैसा बनेगा। यस, अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है, अब है क्वेश्चंस की बारी। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है, कितना आपका अंडरस्टैंडिंग रहा है। करें शुरू, रेडी? तो मैं आपके लिए लाई हूँ शुरू में बहुत आसान आसान सवाल, तो मैं चाहती हूँ कि आप सेकंड्स में आंसर करो। क्वेश्चन देखते ही फटाफट से कमेंट्स में आंसर लिखना है आपको, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। ध्यान से देखिए, पहला सवाल देखते हैं, आंसर आ गया ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पढ़ाया ना मैंने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होता है, 0। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझा आपने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, चलो सेकंड्स में आंसर करना है बिल्कुल। देखो नेक्स्ट सवाल, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ को श्रिंक कर दिया जाए, श्रिंक का मतलब होता है उसका वॉल्यूम कम करना, रेडियस कम करने का मतलब वॉल्यूम को कम कर दिया आपने एक तरह से कहीं ना कहीं। तो अगर हम अर्थ के साइज को कम कर दे, रेडियस को कम कर दे, तो जी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? बताओ बताओ बताओ, मास तो सेम है, मास तो सेम है, लेकिन वॉल्यूम कम कर दिया, रेडियस कम कर दिया, तो क्या फर्क पड़ना चाहिए? जी शुड इंक्रीज। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो ना, एक्सप्रेशन क्या होता है, जीएम बाय आर स्क्वायर। तो अगर आपने रेडियस को कम किया तो जी बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, रेडियस को कम किया तो जी बढ़ जाएगा, दैट्स इट। और क्या, समझ में आया? ओहो, नया सवाल, नया सवाल पढ़ो, करो करो करो, बताओ क्या आंसर आएगा। हो गया, क्या लिखा है क्वेश्चन?
इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन मेजर्ड इनसाइड अ कोल माइन, मतलब सोचो ना कोल माइन कहाँ, डिग करके जब हम अंदर जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, ये तो वो वाली बात हो गई। और कौन सा दिया हुआ है, एट द सी लेवल, मतलब ऑन द सर्फेस एंड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, ठीक है ना। मतलब W1 वाला जो है वो कौन सा है, डेप्थ वाला है ना, W2 वाला सरफेस वाला, W3 वाला माउंटेन्स वाला। तो इसने बोला ये क्या है बेटा, वेट है एक्चुअली, और वेट क्या होता है ना, mg के इक्वल होता है ना, वेट क्या होता है, mg के इक्वल होता है। जिसमें मास तो सेम है लेकिन g बदलेगा तो वेट भी उस हिसाब से बदलेगा। बताओ फिर किसका वेट ज्यादा, कहाँ पे कम, जहां पे g ज्यादा होगा वहां का वेट भी ज्यादा होगा, सही बात है ना। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, सरफेस पे होता है ना, सरफेस पे क्या होता है सबसे ज्यादा, g की वैल्यू, यानी कि सरफेस पे g ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। W2 ज्यादा होगा, ये तो क्लियर है, मतलब ये तो गलत है ना, तीनों इक्वल तो नहीं होंगे, और W2 तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था, ये तो कह रहे W1 होगा, ये भी गलत हो गया, सही बात है। और यहाँ तो कह रहे W2 कम होगा 1 से भी और 3 से, ये तो कतई गलत हो गया। अरे वाह, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है कि जो 1 पे वेट ऑन 1 होगा, मतलब कि आपका डेप्थ में जो वेट होगा, दूसरा जो माउंटेन्स का वेट होगा वो डेफिनेटली सरफेस से कम ही होगा। इनका आपस में क्या रिलेशन है 1 और 3 का, वी डोंट नो, बट हाँ इतना जरूर है कि भाई इन दोनों से, ये जो दोनों का वेट होगा वो सेकेंड वाले से तो कम ही होगा, सही है ना, ठीक है, क्लियर, बढ़िया था ना सवाल। ओके, नोट्स में लिख लेना अपना ये क्वेश्चन। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, क्या पूछा है, देख के समझ में आ रहा होगा, मैम ये तो आपने अभी नहीं कराया था शायद, वही नहीं है, बिल्कुल वही है, देखो ध्यान से, G वर्सेस R का ग्राफ पूछा है। G वर्सेस R क्या देखा था, बताओ कौन सा वाला सही लग रहा है। पढ़ाया था ना कि पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, यस, ये देखो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, तो ये आ जाएगा करेक्ट। चलो करें अगला, ये हो गया आंसर करेक्ट। चल देखो ये वाला, इफ वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, फेंको इसके ऊपर, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा होता है, गिरने से जस्ट पहले, है ना, नीचे जब गिरना शुरू करेगा उससे जस्ट, मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना, गिरने से जस्ट पहले नीचे, तो आपको ये बताना है उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, क्या लगता है, क्या वो 0 होगा, क्या वो इनफाइनाइट होगा, g होगा या g/2 होगा, क्या लगता है बताओ, what will be the acceleration at the topmost point in this particular case। तो काफी सारे बच्चों का कहना है आंसर 0, जो कि है गलत, बेटा ऑप्शन ए इज करेक्ट है। आपकी जो बॉडी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही तो लगेगा उस पे, मतलब वो बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तो लगेगा। अरे देखो मेरी बात सुनो, देखो आपने क्या किया ना भाई, बॉल को मान लो ऊपर ऐसे थ्रो किया, ये उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट है। अगर मान लो आपने क्या बोल दिया एक बार को कि मैम एक्सेलरेशन जो लग रहा है ना वो ना 0 लग रहा है, नहीं लग रहा उसको कोई एक्सेलरेशन, अच्छा आप कह रहे हो एक्सेलरेशन 0 नहीं लग रहा, 0 लग रहा है, तो F इक्वल्स टू m में होता है, एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब फोर्स 0 हो गया ना बॉडी पे। जिन बच्चों ने ये बोला है कि मैम एक्सेलरेशन 0 है ना, सुन रहे हो मेरी बात, तो एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब बॉडी पे फोर्स 0 लग रहा है, और बॉडी पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा तो बॉडी नीचे कैसे आई, क्यों आई बॉडी नीचे, है ना, इसका मतलब उस पे फोर्स लग रहा है तभी तो नीचे आई, और उस फोर्स को किसने लगाया, अर्थ ग्रेविटी ने लगाया, और इसी वजह से उस फोर्स की वजह से क्या बनेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो लगेगा वो लगेगा आपका जी, ठीक है ना, दैट विल बी जी, करेक्ट। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलो एक और देखते हैं सवाल, इनमें से बताना है कौन सा है करेक्ट, रीड करो। हाँ जी, क्या होगा आंसर, इनमें से करेक्ट बताना है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, है ना, ये बोला है। इंक्रीजिंग डेप्थ बोला है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज तो नहीं करती ना डेप्थ के बढ़ाने से, वो तो कम होती है, ये तो गलत हो गया, है ना। और इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, ये एल्टीट्यूड लैटिट्यूड, ध्यान से सुनो, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, है ना। तो हम ये कह रहे हैं जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा बढ़ता है? नहीं ना, वो तो कम होता है। मतलब यहाँ पे भी गलत हो गया। हाइट के साथ क्या होना था? डिक्रीज होना था, गलत हो गया। डेप्थ के साथ भी क्या होना था? डिक्रीज होना था, गलत हो गया। दो तो गलत हो गए। अब अगला क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन, ये वाला देखो पहले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट। देखो, तो क्या हमारा एक्सप्रेशन gm/r² नहीं होता? होता है ना। तो g तो डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ पे, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो ना ऐसा नहीं है कि भाई आपको जरूर जरूर करेक्ट में, मतलब आपको बिल्कुल सही प्रूफ करना है, ढूंढना है। आप पहले थोड़े से ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो, जो आपको पता ही है, हाँ यार ये तो गलत ही है, तो गलत ही है, उसको हटा दो, है ना। अब समझते हैं कि आखिर सी पॉइंट क्या कह रहा है। समझ रहे हो? जैसे मान लो किसी को नहीं समझ में आ रहा भाई सी पॉइंट क्या कह रहा है, कि सी सही है कि नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही, तो बाकी ऑप्शंस को देख लो ना। अगर बाकी ऑप्शंस आपके गलत आ रहे हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली सी इज करेक्ट। अरे बात सुने, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अब चलिए समझते हैं ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ठीक है ना। तो देखो, ये पता है आपको ये क्या कह रहा है? ये आपको ऐसे कह रहा है कि एक्चुअली लैटिट्यूड क्या होता है ना, लैटिट्यूड एक तरह से एंगल होता है जो हम यहाँ से बनाते हैं, है ना। मतलब ये देखो क्या है, इक्वेटर, और ये क्या है यहाँ पे? पोल्स, ठीक है ना। तो हमें क्या पता है भाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, यहाँ का एक्सेलरेशन कम होता है। तो वो क्या जब कह रहे हैं ना इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब कि भाई वो अगर ऐसे धीरे धीरे लैटिट्यूड बढ़ाए, लैटिट्यूड एंगल बढ़ाए, मतलब धीरे धीरे एंगल बढ़ाएगा तो हम पोल की तरफ बढ़ेंगे। पोल की तरफ बढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, इक्वेटर पे कम होता है, पोल पे ज्यादा होता है। तो हम धीरे धीरे अगर आगे बढ़ के ऐसे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं जी इंक्रीजेस। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सही है, गॉट इट। चलो, नाउ दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। एवरीवन ध्यान से क्वेश्चन करिए, ट्राई करो, क्या आएगा? हो गया? यस। चलिए कमेंट्स में बताइए क्या आंसर है। आई वांट कि सभी बच्चों का ये लास्ट क्वेश्चन तो ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। यस, देखो क्या है क्वेश्चन। कंसीडर अर्थ टू बी होमोजीनियस स्फीयर। होमोजीनियस तो हम जानते हैं, हमने माना जो अर्थ है ना, वैसे तो क्या होता है ना, इसकी डेंसिटी मेंटल कोर सब जगह अलग अलग होती है, पर मान लो अगर उसको जो हमने लिया है अर्थ को वो होमोजीनियस है, यानी कि डेंसिटी इज सेम थ्रू आउट। ओके, तो उसने ये पूछा, साइंटिस्ट ए ने क्या किया? नीचे जाना शुरू किया, माइनिंग करी। वहीं साइंटिस्ट बी क्या हुआ? ऊपर गया, बैलून से ऊपर गया। तो बताना है जी की वैल्यू क्या सही होगी, है ना। तो दिमाग में बिठा के रखना, ऊपर जाएगी तो कम, नीचे जाएगी तो भी कम। अब देखते हैं, ए गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड दैट बाय ए गोज ऑन इंक्रीजिंग। अरे ए इंक्रीज थोड़ा ना करेगा, वो भी तो डिक्रीज ही करेगा, तो ये तो गलत है। बी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड ए, अरे ये तो गलत है ना। अच्छा बेटा यहाँ पे ना बी आएगा, है ना, बी गोज ऑन इंक्रीजिंग विच इज रॉन्ग। ओके, ये भी सही है, ये भी गलत हो गया ना अपना। ओके, देन सी देखिए, ईच डिक्रीजेस एट द सेम रेट। वो कह रहा है कि दोनों ही कम होंगे और वो भी सेम रेट से। मतलब अगर वो 10% कम हो रहा है तो ये भी 10% कम हो रहा है। भाई ये नहीं होता है, डिक्रीज तो करते हैं बट दे डिक्रीजेस एट डिफरेंट रेट्स। क्योंकि हमने फॉर्मूले भी देखे हैं, एक का है जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, एक होता है जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस डी बाय आर। एक्सप्रेशंस भी अलग हैं, तो उनका जो रेट है डिक्रीज करने का वो भी अलग अलग होगा, दैट विल नॉट बी सेम। अंडरस्टूड? सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। यस। सो मजा आया, हमने आज बात करी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी, उसी के साथ ग्राफ बनाया जी वर्सेस आर का। ये सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गए? वेरी गुड। तो अब सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी के सभी सवाल बनने चाहिए और उसी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल लगाइए, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मास एंड वेट। डू यू नो मास और वेट दोनों अलग चीजें होती है? यस। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, तब मिलेंगे आपसे, ठीक है। सो टिल देन सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।